नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन एस पे आपका स्वागत है। मैं हूं मयूरेश और आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल टू 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन की है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे आज के डिस्कशन के टॉपिक्स है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हेलीकॉप्टर मनी। तो कोविड-19 के कारण जो रिसेशन के आसार है, तो रिसेशन यानी क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी से कम हो जाना, मार्केट डिमांड्स कम हो जाना, प्राइसेस कम हो जाना मार्केट के अंदर और अनएम्प्लॉयमेंट उसके कारण बढ़ जाना। तो इस रिसेशन से लड़ने के लिए और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी और मार्केट की डिमांड्स बूस्ट करने के लिए आरबीआई कन्वेंशनली कैश रिजर्व रेशियो या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे टूल्स को यूज करती है, जिसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के बदले कुछ पैसे देती है जो कि रीपेएबल होते हैं। गवर्नमेंट को उसको रिटर्न रीपे करने पड़ते हैं आरबीआई को कुछ टर्म ऑफ टाइम के बाद में। बट हेलीकॉप्टर मनी में ऐसा नहीं होता। हेलीकॉप्टर मनी एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसके अंदर आरबीआई पैसे छापती है, गवर्नमेंट उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है और ये नॉन रीपेएबल होता है। यानी क्या, गवर्नमेंट को उसको रिटर्न रीपे नहीं करना पड़ता आरबीआई को। तो लोगों के हाथ में एक बार पैसे आ गए तो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। तो हेलीकॉप्टर मनी ये टर्म कॉइन किया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने। तो इसके कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन, फिर रूपी का डेप्रिसिएशन हो जाना और जिम्बाब्वे में ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंट है वो फेलियर साबित हो चुकी है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $2.2 बिलियन का कोविड-19 से लड़ने के लिए लोन प्रोवाइड किया है। तो इसके बेसिक्स में हम जाते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये एशियन कंट्रीज के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनी है। इसके रिसेंटली 68 मेंबर्स हैं। जापान इसके अंदर सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग रखता है और इसके हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपाइंस के अंदर। तो इंडिया भी इसका मेंबर है और ये सभी मेंबर कंट्रीज जो भी कलरफुल है, ये जो ब्लू कलर में एशियन कंट्रीज है और जो रेड कलर में वो नॉन एशियन कंट्रीज है, इसके मेंबर्स है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपेक एंड G20। तो रिसेंटली G20 के कंट्रीज के अंदर जो टॉप ऑयल नेशन कंट्रीज है उनमें एक मीटिंग हुई और उन्होंने एक फाइनलाइज किया कि जो भी कोविड-19 के चलते जो डिमांड्स कम हुई है और जो ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने ऑयल के प्रोडक्शन के ऊपर कैपिंग लगा दी है। तो ओपेक को हम स्टडी कर लेते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में। इसके हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी ऑयल सप्लाई होता है उसको रेगुलेट मैनेज करती है, इसके प्राइसेस को सेटअप करती है और जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको अवॉइड करती है ऑयल के सप्लाई के अंदर, उसके प्राइसेस के अंदर। फिलहाल इसके 13 मेंबर्स है और रिसेंटली इक्वेडर ने इसको क्विट किया है। जिसके मेंबर कंट्रीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये उसके मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के मेंबर्स नहीं है, इंडिया भी इसके मेंबर नहीं है। तो साउथ अमेरिका से वेनेजुएला इसका मेंबर है और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज इसके मेंबर्स है। फिर G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का। इसके अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। तो ये एक बड़ा ग्रुप है एडवांस और इमर्जिंग इकोनॉमीज का, जो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन, 85% ऑफ जीडीपी और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरी या फिर हेडक्वार्टर नहीं है और इसके सभी मेंबर कंट्रीज है। तो जो भी कलर्स में इसके मेंबर कंट्रीज है, इंडिया भी G20 का मेंबर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर, पंजाब में। उस दिन थी बैसाखी और बैसाखी का दिन जो होता है वो सिख न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होता है। तो इस दिन उस टाइम 1919 में इंडिया में रोलर टैक्स लागू था और जो भी भीड़ का जमा होना वो प्रोहिबिटेड था। बट बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट हुआ था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, रोलेट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जो भी लोग जमा हुए थे जलियांवाला बाग में, उनके ऊपर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने फायर ओपन कर दिया और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की वहां पे मौत हो गई। तो इस इंसिडेंट के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना ब्रिटिश नाइटहुड रिटर्न दे दिया ब्रिटिश को और महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद जिनको मेडल मिला था वो रिटर्न कर दिया ब्रिटिशर्स को। तो इसके ऊपर एक जनरल डायर के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन भी बैठी, उसका नाम है हंटर कमीशन, और जनरल डायर को उसके बाद में मिलिट्री से रिजाइन करना पड़ा। और फिर आखिरकार 1922 में जो रोलेट एक्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईसीडीएस स्कीम। आईसीडीएस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है रिसेंटली लॉकडाउन के कारण इसको हिट हुआ है, तो आईसीडीएस स्कीम क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और एक पैकेज ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए और हेल्थ चेकअप के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक स्कीम है जो कि टारगेट करता है वल्नरेबल ग्रुप्स को, जो भी बच्चे हैं 6 साल के नीचे उनको और वुमेन्स को। इस स्कीम के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो भी बच्चे होते हैं और जो भी नर्सिंग महिलाएं होती है उनको न्यूट्रिशियस मील मिलता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डब्ल्यूएचओ। तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने डब्ल्यूएचओ की जो यूएस की फंडिंग है उसको रोक दिया है। तो यूएसए एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यूएचओ का, और उसके बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और उसके बाद में आता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो यूएसए के इस हरकत के कारण डब्ल्यूएचओ यूएसए के जो वोटिंग राइट्स है डब्ल्यूएचओ के अंदर उसको सस्पेंड कर सकता है, और जो डब्ल्यूएचओ की जो सर्विसेज मिलती है यूएसए को उसको भी डिनाई कर सकता है। तो डब्ल्यूएचओ का जो भी मेजर मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ पैसा जो खर्चा होता है पोलियो इरेडिकेशन के लिए और अफ्रीकन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और इस दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत पढ़े ऑनलाइन। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है, और इसके अंदर जो भी बेस्ट ब्रेन्स है उनको बुलाया गया है, उनके सॉल्यूशंस उनके सजेशंस मांगे गए हैं। जो भी ऑनलाइन एजुकेशन है उसको कैसे एफिशिएंट किया जाए, उसके जो कंस्ट्रेंट उसको कैसे हटाया जाए। तो इसके अंदर जो भी एजुकेटर्स हैं वो अपने वहां पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है एनबीएफसी फेस मोरेटोरियम इशू विद द बैंक्स। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को और एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कहा है कि जो भी लोन का रीपेमेंट है कस्टमर से 3 महीने के डिले में लिया जाए। तो जो एनबीएफसी से उनको इसके कारण दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो भी उन्होंने जो लोन लिए है बैंक्स को उसमें तो कोई डिफरमेंट उनको नहीं मिली, उनको लोन रिपे करने पड़ते हैं। तो एनबीएफसी क्या है उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो ये रजिस्टर्ड कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है। एनबीएफसी जो होती है वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, डिमांड डिपॉजिट नहीं, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं होते, इसके लिए चेक्स भी इशू नहीं कर सकते एनबीएफसी। इसके अंदर आपको जो भी कस्टमर डिपॉजिट रखते हैं उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। नॉर्मली आप जब बैंक के अंदर डिपॉजिट रखते हो तो आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी मिलती है, जिसके अंदर आपको 5 लाख तक का कंपनसेशन मिल सकता है अगर बैंक डूब गई तो, बट एनबीएफसी के अंदर आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं मिलता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छता ऐप। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस ऐप को रीलॉन्च किया है जो कि कोविड-19 के क्वेरीज को हैंडल करेगा। तो स्वच्छता मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऐप, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन को हम देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, और अर्बन एरियाज में इस मिशन को इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और रूरल एरियाज में, गांव के साइड में एरियाज में इस मिशन को इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट टॉपिक है दरबार मूव। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक ट्रेडिशन चली आ रही है जो कि महाराजा रणबीर सिंह ने 1872 से इस ट्रेडिशन को फॉलो किया है कि जम्मू एंड कश्मीर के कैपिटल्स शिफ्ट होते हैं मई टू अक्टूबर। उसका समर कैपिटल होता है श्रीनगर के अंदर, और आगे के जो 6 महीने होते हैं उसके जो विंटर कैपिटल होता है जम्मू के अंदर। जो भी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में जो भी एक कल्चरल ब्रिज बना रहा है उसके लिए ये मूव किया था। तो रिसेंटली इस साल कोविड-19 के कारण फर्स्ट टाइम इस दरबार मूव को रोका गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया वर्ल्ड बैंक ने। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो प्रेडिक्ट किया 1.5 to 2.8%, जो कि हमारे 1991 के रिफॉर्म्स के बाद में सबसे स्लोवेस्ट ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखाई दी है। तो 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को लागू किया था। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सीएसआर एक्सपेंडिचर। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्लियरिफाई किया है कि जो भी पीएम केयर्स फंड के अंदर जो भी डोनेशन जाएंगे वो सीएसआर एक्सपेंडिचर के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे, बट जो भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर या फिर स्टेट रिलीफ फंड के अंदर जो पैसा जाएगा, डोनेशन जाएंगे, वो सीएसआर फंड के लिए वो क्वालिफाई नहीं होंगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 7 के अंदर जो भी आते हैं उनको वो सीएसआर फंड के लिए लागू वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड इस शेड्यूल के अंदर मेंशन है नहीं, बट जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो फंड है वो सीएसआर एक्सपेंडिचर के लिए एडमिसिबल हो जाता है।
तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया है, उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म के कंसेप्ट के खिलाफ है। तो सीएसआर यानी कि इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सीएसआर उन कंपनीज के ऊपर लागू होता है जिनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होता है, जिनका जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होता है, या फिर जिनका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होता है। तो उन कंपनीज को अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट के 2% सीएसआर एक्टिविटीज के लिए देने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपिंग कंट्रीज इन डब्ल्यूटीओ। तो रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट ने डब्ल्यूटीओ के रूल्स को चेंज करने की मांग की है और चाइना के जो भी डेवलपिंग स्टेटस है उसको हटाने की बात की है। तो चाइना जो कि वर्ल्ड में जीडीपी के टर्म्स में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फर्स्ट लार्जेस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर है और फर्स्ट डेस्टिनेशन है डेवलपिंग कंट्रीज के एफडीआई के लिए, उसलिए यूएस ने मांग की है। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर क्लासिफिकेशन है डेवलप्ड, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है और कंट्रीज खुद को सेल्फ डिक्लेयर करती है और बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके डिक्लेरेशन को चैलेंज कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के टैग मिलने का एडवांटेज क्या होता है कि वो उन कंट्रीज को स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाती है इंटरनेशनल ट्रेड में। उनको जो भी इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स है उनको लागू करने के लिए उनको समय मिल जाता है, उनको डिले मिल जाता है, अपने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज उनको उनकी बढ़ जाती है और खुद के ट्रेड के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सत्यम योगा अगेंस्ट वायरस। तो इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था 2015 में ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जो कि कॉग्निटिव साइंस एंड रिसर्च इनिशिएटिव के अंडर आता है। और नॉर्मली जो भी योगा का ह्यूमन बींग्स के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या परिणाम होता है उसको रिसर्च करने के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। तो रिसेंटली कोविड-19 से लड़ने के लिए भी योगा का क्या योगदान हो सकता है उसको स्टडी करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है एमएसपी और एमएफपी। तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएफपी यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि ट्राइबल लोगों में मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, उनको उससे फूड, न्यूट्रिशन, मेडिसिन फिर कैश इनकम मिलती है। तो ट्राइफेड ने स्टेट के जो भी नोडल एजेंसीज है उनको कहा है कि आप जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको एमएसपी के रेट में उनका प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दे। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन के उनको जो गुड्स के लिए रेन्यूमरेटिव प्राइसेस देती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको इंप्लीमेंट करती है और एमएसपी जो होता है ये मिनिस्ट्री और ट्राइफेड इन दोनों मिलकर उसको डिसाइड करते हैं। तो प्रोक्योरमेंट की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट्स के ऊपर और सभी स्टेट्स के अंदर इस स्कीम को लागू किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो भी मरीज ठीक हुआ है, रिकवर हुआ है, उसके इम्यून पावर को यूज करते हैं किसी भी सिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। तो इम्यून सिस्टम हमारा इस तरीके से काम करता है कि जब भी कोई बाहर की बॉडीज है, पैथोजन जब आपके बॉडी के अंदर आपको अटैक करते हैं तब आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करती है। तो एंटीबॉडीज क्या होती है? एक टाइप का प्रोटीन होता है जो आपकी इम्यून सेल जिनका नाम है बी लिम्फोसाइट वो सिक्रेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल डायग्राम से समझ लेते हैं। तो समझो ये पेशेंट रिकवर्ड है। ये पेशेंट के अंदर कोई वायरस ने अटैक किया, कोरोना के वायरस ने, तो इसके अंदर बनी एंटीबॉडीज और ये रिकवर हो गया। तो इस पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है उसके ब्लड के अंदर, इसके ब्लड सीरम को निकाला जाएगा और उसके ब्लड सीरम को ट्रांसफर किया जाएगा किसी इल पेशेंट के अंदर, जिससे कि जो भी एंटीबॉडीज इसके ब्लड सीरम में थी वो एंटीबॉडीज इस पेशेंट को ठीक करेगी। तो ये पासिव इम्यूनाइजेशन के टाइप का एक ट्रीटमेंट है और एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है। और मोस्टली वायरल जो डिसीज होते हैं उनके लिए जो भी वैक्सीनेशन मिलते नहीं जल्दी से, तो उसको टेम्पररी ट्रीटमेंट के लिए इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाई ऐश। तो रिसेंटली एमपी में घटना घटी है कि फ्लाई ऐश का एक डाइक है वो कोलैप्स हो गया, उसके कारण कुछ लोगों को इंजरी हुई है। तो इसके हम बेसिक्स में जाते हैं। फ्लाई ऐश को फ्लू ऐश या फिर पोलराइज्ड फ्यूल ऐश भी इसको बोलते हैं। एक कोल कंबशन का प्रोडक्ट है। इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए हैजर्डस होता है। इसके अंदर टॉक्सिक हेवी एलिमेंट्स होते हैं, रेडिएशन होता है, फिर वाटर पोल्यूशन इससे हो सकता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो सकता है, मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक क्रॉप के यील्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं। बट इसके हम यूजेस भी कुछ होते हैं जिसको हम कंक्रीट के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। इसको ब्रिक मेकिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट सॉइल के स्टेबिलाईजेशन के लिए इसका यूज हो सकता है और एग्रीकल्चरल भी इसके कुछ यूजेस है, जैसे सॉइल अमेंडमेंट, फर्टिलाइजर्स, कैटल फीडर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो 10 अप्रैल
को ये मनाया जाता है। और इस दिन डॉक्टर सैमुअल हेनेमान, जो कि फाउंडर थे होम्योपैथी के, इनका जन्म हुआ था। तो होम्योपैथी जो है वो इस डॉक्ट्रिन पे चलती है। इस डॉक्ट्रिन का नाम है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी क्या, लाइक्स आर क्यूर्ड बाय लाइक्स। तो इस साल की होम्योपैथी डे की थीम है एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। तो होम्योपैथी मेडिकल सिस्टम को एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम है, नेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट के अंडर। तो है डॉक्टर सैमुअल हेनेमान। नेक्स्ट टॉपिक है युक्ति पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इस पोर्टल को स्टार्ट किया है मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने। एचआरडी मिनिस्ट्री की जो भी इनिशिएटिव्स है कोविड 19 से लड़ने के लिए, उन इनिशिएटिव्स को मॉनिटर करेगा, रिकॉर्ड करेगा ये पोर्टल। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है। इस बॉडी का काम है कि जो भी इंडियन कंपनीज है जो कि इंडियन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट टॉपिक है वर्मीवेट। तो एक इंडिजिनस हर्बल मेडिकेशन है जिसको डीवर्मर भी बोलते हैं। ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इसको रिसेंटली मार्केट में लाया है, और ये लाइफ स्टॉक के अंदर जो भी वर्म्स है उनको ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यूनिसेफ। तो उन्नयन करके एक मोबाइल ऐप है, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, जो कि यूनिसेफ ने, बिहार गवर्नमेंट ने और इको वेकेशन ने इसको स्टार्ट किया है। तो बिहार के जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के पढ़ाई के लिए। तो यूनिसेफ का हम डिटेल में देख लेते हैं इसके बेसिक्स में। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जो कि यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल प्रोग्राम है, और जो भी चिल्ड्रन है उनके हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और जनरल वेलफेयर के लिए संस्था काम करती है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। इसका नाम था तभी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में चिल्ड्रन जो भी अफेक्ट हुए थे उनके हेल्प के लिए ये संगठन बनी थी। तो इसको 1965 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, और इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है इबोला डेथ। तो रिसेंटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला डेथ हमें दिखाई दी है। तो इबोला ये वायरल डिसीज है जिसको बोला जाता है इबोला हेमोरेजिक फीवर भी। तो 1976 में इसका फर्स्ट केस देखा गया था कॉन्गो के अंदर, इबोला रिवर के नजदीक। तो फ्रूट बैट्स जो होते हैं इबोला वायरस के नेचुरल होस्ट होते हैं, और इसका वैक्सीन का नाम है RVSV जेबो। तो कॉन्गो का आप लोकेशन देख लेना, अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो जो भी 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो कि बने हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर, उन्होंने कोविड 19 के खिलाफ लड़ने में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था 2011 में, और ये स्कीम पुअरेस्ट ऑफ पुअर को, जो भी अंत्योदय होते हैं, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कोविड 19 के कारण ओडिशा के आर्ट फेस्टिवल को कुछ नुकसान हुआ है। तो आर्ट फेस्टिवल बहुत सारे मनाए नहीं जा रहे हैं। तो मेरू जतरा एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ओडिशा के अंदर। तो जतरा होता है जो दंडन नाटा होता है, 21 डेज लॉन्ग फेस्टिवल, उसके लास्ट दिन मेरू जतरा मनाई जाती है। इसके अंदर लॉर्ड काली, फिर लॉर्ड शिवा और पार्वती जी का वहां पे वर्शिप होती है। तो महाविशुभ संक्रांति, इस दिन जो भी डिवोटीज है, जो भी भक्त है, वो तारा तारिणी हिल के वहां पे जमा होते हैं, जो कि ऋषिकिल्ले रिवर के बैंक पे वहां पे बसा है। एक शक्ति वर्शिप सेंटर है ओडिशा के अंदर। तो महाविशुभ संक्रांति जो है वो वोडिया न्यू ईयर भी उसको बोला जाता है। देन पट्टचित्र पेंटिंग, ये ओडिया की फेमस पेंटिंग है। तो पट्ट यानी कैनवास, चित्र यानी पिक्चर। तो इसके अंदर मोस्टली माइथोलॉजी की स्कीम इसके अंदर यूज की जाती है। देन यानोमामी ट्राइब। तो रिसेंटली ब्राजील के अंदर यानोमामी ट्राइब के एक बच्चे की वहां पे मौत हुई है। तो यानोमामी ट्राइब एक साउथ इंडियन अमेरिकन इंडियंस भी इनको कहा जाता है, जो कि रिमोट फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे, ओरिनोको रिवर के वहां पे, जो कि सदर्न वेनेजुएला के वहां पे आपको मिलेगा, और सदर्न मोस्ट रीचेस ऑफ अमेजोन रिवर के बेसिन में भी आपको मिलेगा नदर्न ब्राजील के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो ओरिनोको, यहाँ पे वेनेजुएला कंट्री यहाँ पे होती है, यहाँ पे ओरिनोको रिवर है, और यहाँ पे आपकी अमेजोन रिवर। तो इस रीजन में आपको ये ट्राइब मिलेगी। ये ट्राइब मोस्टली हंटिंग और गैदरिंग करती है, और अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज करती है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कोलैब कैड। तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने
कोलैब कैड को लॉन्च किया है अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल्स के अंडर। तो इसके अंदर जो भी अटल टिंकरिंग लैब्स के जो भी बच्चे हैं उनको जो भी 3D डिजाइन है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अंदर एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया, उसका नाम है टिंकर फ्रॉम होम कैंपेन, जिसके अंदर जो बच्चे हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड चागास डिसीज डे। तो 14 अप्रैल 2020 को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चागास डिसीज डे को मनाया गया। ये जो डिसीज है, जो भी साइलेंट और साइलेंस डिसीज को कहा जाता है, इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो चागास डिसीज को साइलेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्लोली प्रोग्रेस होता है, और इसको साइलेंस्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली पुअर लोगों को ये अफेक्ट करता है। तो ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज भी इसको कहा जाता है, जो कि डेवलपिंग पुअर कंट्रीज में पाए जाते हैं। इस डिसीज का फर्स्ट पेशेंट थे डॉक्टर कार्लोस चागास, जिनके नाम से इस डिसीज को नाम दिया गया है। इनको ब्राजील के थे और 14 अप्रैल 1909 को इनको ये डिसीज पाया गया था। ये डिसीज एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है ट्राइपानोसोमा क्रूजी, जो कि वेक्टर बॉर्न डिसीज भी है। नेक्स्ट टॉपिक है जो भी अलग अलग फेस्टिवल्स 13 और 14 अप्रैल को मनाए गए। तो वैसाखी या फिर बैसाखी एक स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हिंदू और सिखों में इसको मनाया जाता है। इस दिन खालसा पंथ का फॉर्मेशन हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी के अंडर, और इस दिन को सिख न्यू ईयर भी मनाते हैं। देन विशु एक मलयाली फेस्टिवल है जो कि मोस्टली केरला के अंदर मनाया जाता है। देन पुथंडू एक तमिल न्यू ईयर है। देन नववर्ष ये बंगाली न्यू ईयर है, और रोंगाली बिहू जो कि आसामीज न्यू ईयर है। तो बिहू एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आसाम के अंदर, इसको साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगली या फिर बोहग बिहू जो कि अप्रैल महीने में, फिर कोंगाली या फिर कट्टी बिहू जो कि अक्टूबर महीने में, और भोगाली या फिर माघ बिहू जनवरी के महीने में। तो यह बिहू फेस्टिवल आसाम के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस ऑफ कोविड-19 स्प्रेड। तो इसके कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म है बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो यानी R0। ये रेशियो बताता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन एवरेजली कितने लोगों में ये इन्फेक्शन फैला सकता है, उसको बोलते हैं R0। इसके ऊपर सबसे इजी उपाय है, सॉल्यूशन है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी यानी लोगों के अंदर डिसीज होके रिकवर होने के बाद जो इम्यूनिटी बिल्टअप होती है, तो ये जो इम्यूनिटी है, जब मैक्सिमम लोगों में इम्यून हो जाएंगे तो जो डिसीज का जो फैलाव है वो रुक जाएगा, उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोगों के कांटेक्ट में आता है और कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है, फिर वो लोग और आगे जाके कितने लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, फिर वो लोग आगे और जाके कितने लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, उन लोगों को ट्रेस करना, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। देन नेक्स्ट टॉपिक है रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप। तो रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिपोर्ट दिया है कि जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है उसके अंदर गिरावट दिखाई दी है। तो मार्च 2020 में CPI का जो वैल्यू है कम हो गया 5.91%। तो इन्फ्लेशन रेट जो कि उर्जित पटेल की कमेटी बनी थी 2014 में, उन्होंने टारगेट दिया था कि जो CPI इन्फ्लेशन जो होगा उसको आपको रखना है इस रेंज के अंदर 4 ± 2% के अंदर। तो रिसेंटली इसके कारण ये टारगेट अचीव हो चुका है। तो इन्फ्लेशन यानी क्या, गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाना, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जो भी बास्केट ऑफ कमोडिटीज होती है उसके एवरेज प्राइस चेंज को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इन्फ्लेशन को मेजर करता है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर करने के 2 मेन इंडेक्सेस है, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और सेकंड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसको बेस ईयर है इन्फ्लेशन का CPI और WPI का 2012। फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी है जो कि बनी है स्टैटिस्टिकल सर्विस एक्ट 1980 के अंडर, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर। इसका काम क्या है, तो गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उसके पॉलिसी प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है यूएस गवर्नमेंट ने जो भी मिलिट्री हार्डवेयर की सेल को परमिशन दे दिया है इंडिया के लिए। तो ये हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल यूएस इंडिया को देने वाली है। तो एक लैंड स्ट्राइक और एंटी शिप मिसाइल है जो कि GPS नेविगेशन का यूज करेगी। ये मिसाइल ब्लॉक 2 मिसाइल। देन MK-54 टॉर्पेडोस जो कि P-81 एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होंगे। तो P-8I जो एयरक्राफ्ट है वो हमने USA से लिए हैं, यूएस जो इंडियन नेवी के अंदर तैनात है।
फिलहाल ये जो एयरक्राफ्ट स्टेशन है INS रजाली तमिलनाडु के अंदर। हमारा लास्ट टॉपिक आज के डिस्कशन का वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर लोकेटेड है, यहाँ पे केरला, और यहाँ पे आपको इस तरफ मिलेगी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का फर्स्ट डेजिग्नेटेड इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको डेजिग्नेट किया था 2012 में। तो इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको और भी कुछ मिलेंगे। तो मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ, उसके अंदर फिर बंदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, और साइलेंट वैली भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लग के ही आपको मिलेगा नागरहोल टाइगर रिजर्व और बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटक के अंदर है, और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। फिर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से गुजरती है काबिनी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, और आपको ये सभी मैमल्स उसके अंदर मिलेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।